नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे इजराइल के विषय में, जो गाज़ा पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहा है। तो नेतन्याहू का ये नया गाज़ा प्लान है क्या? तो इजरायली सेना चीफ इसके खिलाफ क्यों है? अपने ही देश का सेना का अध्यक्ष इसके खिलाफ है। तो 3 अगस्त को इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिविर यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पहुंचे थे। गिविर ने कहा कि मैं टेम्पल माउंट से संदेश देता हूं कि गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए। इसके बाद 5 अगस्त को इजराइल की कैबिनेट ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बिग गाज़ा प्लान को मंजूरी दे दी। नेतन्याहू ने सेना की तैयारी करने का आदेश दिया है, जबकि इजरायली आर्मी के चीफ इसके खिलाफ हैं। आखिर इजराइल का बिग गाज़ा प्लान है क्या? क्या नेतन्याहू गाज़ा पर कब्जा करने में कामयाब होंगे? गाज़ा के 20 लाख फिलिस्तीनियों का क्या होगा? ये पता करना जरूरी है। इजराइल का गाज़ा पर कब्जा करने का प्लान क्या है? गाज़ा के कितने इलाके पर इजराइल का कब्जा हो चुका है? गाज़ा पर पूर्ण कब्जे के प्लान की वजह क्या है? क्या नेतन्याहू के इस प्लान का विरोध हो रहा है? गाज़ा पर इजरायली कब्जा होने के बाद क्या दिक्कतें आएंगी और गाज़ा में मौजूदा स्थिति क्या है, क्या हो रहा है? तो इजराइल का गाज़ा पर कब्जा करने का प्लान क्या है? इजराइल कई महीनों से गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना रहा है। 5 मई को नेतन्याहू ने कहा था कि गाज़ा में हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई तक सेना कब्जा नहीं छोड़ेगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा, हमास को ख़त्म करके गाज़ा के इलाकों को इजराइल का बफर जोन घोषित कर दिया जाएगा। 1 अगस्त को हमास ने इब्यातार डेविड नाम के 24 साल के इजरायली बंधक का वीडियो जारी किया था, जिसमें डेविड एक सुरंग में कब्र खोदते हुए दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि वे कई दिनों से भूखे हैं। इसके अलावा 31 जुलाई को फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के 21 साल के इजरायली बंधक रोम ब्रासलवास्की का भी ऐसा ही वीडियो जारी किया गया था। 3 अगस्त को बेन गिविर ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना की। गिविर ने कहा कि मैं टेम्पल माउंट से यह संदेश देता हूँ कि हमें गाज़ा पर पूरा कब्जा करना चाहिए, संप्रभुता घोषित करनी चाहिए और हर हमास मेंबर को ख़त्म करना चाहिए। 5 अगस्त को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाज़ा के पूरे हिस्से पर कब्जा करने और सेना के वहां रहने के प्लान को मंजूरी दे दी। नेतन्याहू ने सेना को गाज़ा पर कब्जा करने की योजना बनाने का ऑर्डर दे दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाज़ा पर कब्जा करने का आदेश दिया है और एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने अल जजीरा से कहा कि अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो बंधक भूख से मर जाएंगे और गाज़ा हमास के कंट्रोल में रहेगा। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने योजना पर आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया। नेतन्याहू के एक करीबी अधिकारी ने इजरायली न्यूज़ एजेंसी टाइम्स ऑफ इजराइल से कहा, अब फैसला हो चुका है, हम गाज़ा पर पूर्ण कब्जे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर को यह मंजूर नहीं तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। अमेरिका हमास से जंग के दौरान इजराइल का समर्थन करता रहा है। जब ट्रंप से गाज़ा पर इजरायली कब्जे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह काफ़ी हद तक इजराइल पर निर्भर करेगा। और अब तक गाज़ा के कितने इलाके पर इजराइल का कब्जा कर चुका है? तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किए थे।
13 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के करीब 11 लाख लोगों को दक्षिण की तरफ जाने का आदेश दिया था। 27 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हमला शुरू किया और 7 नवंबर 2023 तक गाजा सिटी को घेर लिया गया था, जिससे गाजा उत्तर और दक्षिण हिस्सों में बंट गया, 2 हिस्सों में बंट गया। 22 दिसंबर 2023 को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग के इलाके पर कब्जा कर लिया गया था। 15 जनवरी 2024 को उत्तरी गाजा में बीट हनून जबालिया इलाकों में सेना काबिज हो गई थी। 28 मई 2024 को राफा से करीब 10 लाख लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा था। अल मावासी और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा हो गया है। 19 जनवरी 2025 को इजराइल हमास के बीच सीज फायर हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई। हालांकि 18 मार्च 2025 को सीज फायर टूट गया था और सीज फायर टूटने के बाद इजराइल ने गाजा में पहला बड़ा हमला किया, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की जानें चली गई थी। 5 अगस्त 2025 तक इजराइल ने गाजा के 75% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इसमें उत्तरी गाजा, गाजा सिटी के कई हिस्से, दक्षिणी गाजा में खान यूनिस, राफा बफर जोन, नेटाजारिम और कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जैसे हिस्से शामिल हैं। गाजा 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा संकरा इलाका है, इसलिए इसे गाजा पट्टी कहा जाता है। और गाजा के 87% हिस्से पर इजराइल का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। अब गाजा सिटी, गाजा, देर अल बला, खान यूनिस, राफा, इन सब पर, अल मावासी, इन सब पर कब्जा किया जा चुका है। इजराइल के गाजा पर पूर्ण कब्जे के प्लान के पीछे वजह क्या है? तो विदेशी मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक गाजा पर पूर्ण कब्जा करने के पीछे इजराइल की 5 बड़ी वजहें हैं। हमास को ख़त्म करना और गाजा पर सैन्य कंट्रोल करना। आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग करने वाला मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। इजराइल का मानना है कि उसे अपनी पूरी सुरक्षा के लिए हमास को पूरी तरह ख़त्म करना जरूरी है। 7 नवंबर 2023 को नेतन्याहू ने कहा था इजराइल गाजा में अनिश्चित काल के लिए पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। और 24 मार्च 2025 को इजराइल के सैन्य अफसर जमीर अवीवी ने कहा हमास को ख़त्म करने के लिए पूरी गाजा पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है हमास जो है वो, और इजराइल बंधकों को हमास की कैद से छुड़ाना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया था, जिसमें से मई 2025 तक 59 बंधक ही जिंदा बचे थे। इजराइल का कहना है कि गाजा पर पूरा कंट्रोल करके ही बाकी बचे बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। 5 मई 2025 को नेतन्याहू ने कहा था हमारा मकसद हमास को हराकर बंधकों को वापस लाना है, गाजा फिर से यहूदियों को बसाना। इजराइल के दक्षिणपंथी नेताओं का मानना है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए गाजा में दोबारा यहूदी बस्तियां बसाना जरूरी है। 2005 में इजराइल ने अपनी बस्तियां हटा ली थी। नेतन्याहू के सहयोग से सहयोगी वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवर ने गाजा के इजराइल में विलय की बात कही थी। वे वहां यहूदी बस्तियों की बहाली की वकालत कर रहे हैं। 7 मई 2025 को स्मोट्रिच ने कहा था फिलिस्तीन बड़ी संख्या में तीसरे देशों में चले जाएंगे। 5 मई को नेतन्याहू ने कहा हम गाजा की आबादी को दक्षिण में ले जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा हो। बेन गिवर ने कहा गाजा में मानवीय सहायता रोक देनी चाहिए। ये देखो किस प्रकार की बेवकूफ़ की बात है कि मानवीय सहायता रोक दो ताकि फ़िलिस्तीन वहाँ से चले जाएं। तो फ़िलिस्तीनियों से नफ़रत इजराइल को भारी पड़ेगी। इजराइल ने पूरी पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी का हिस्सा घोषित कर दिया है और वेस्ट बैंक में 5 लाख से ज़्यादा यहूदी बस्तियां बसा दी गई हैं। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। कुछ लोग गाजा पर कब्जे की योजना को
उनकी सरकार बचाए रखने की रणनीति मानते हैं। गाजा में सख्त नीतियों से दक्षिणपंथी समर्थकों को खुश किया जा सकता है। 5 मई को विपक्षी नेता यायर गोलान ने कहा, नेतन्याहू का गाजा प्लान सिर्फ उनकी सरकार को बचाने की कोशिश मात्र है। और एक्सपर्ट्स का मानना कि गाजा पर कब्जा करके नेतन्याहू अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। दरअसल ये राजनीति है, कब्जे की राजनीति, सत्ता की राजनीति और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध राजनीति। तो इजराइल की सीमाएं बढ़ाना, नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे के प्लान को बिग गाजा प्लान कहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अपने देश की सीमा भी बढ़ाना चाहता है। इससे पहले भी 1947 में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम और गैलीली, 1967 में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई पर कब्जा किया। 1973 में सिनाई का और इलाका कब्जा कर लिया गया। क्या नेतन्याहू के इस प्लान का विरोध हो रहा है? तो जवाब ये है कि नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे के प्लान का 3 लेवल पर विरोध हो रहा है। इजरायली सेना के चीफ इस प्लान के खिलाफ हैं। गाजा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के चीफ इयाल जमीर गाजा पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस तेज करने के खिलाफ है, जो कि उचित है। नेतन्याहू ने जमीर से गाजा पर कब्जे का प्लान बनाकर कैबिनेट में पेश करने को कहा था। इस पर जमीर ने नेतन्याहू से कहा, आप गाजा में एक जाल बिछाने जा रहे हैं। गाजा में अभी भी 20 इजरायली बंधक जीवित हैं, उन्हें खतरा होगा, सेना भी थक जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई कि प्लान के विरोध में जमीर इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि मीडिया में इस्तीफा देने की धमकी मत दो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हर बार तुम धमकी दो कि अगर हम तुम्हारे प्लान नहीं मानेंगे तो तुम चले जाओगे। दरअसल ये ट्रंप जो है वो उंगलीबाजी करता है। ट्रंप सबसे शरारती, ऐसा जोकर, मानसिक बीमार आदमी है जो पूरे विश्व में उसका दूसरा कोई सानी नहीं है। और इयाल अमीर का कहना है कि गाजा पर पूर्ण कब्जा करने से 20,000 इजरायली बंधकों को खतरा होगा। विपक्षी नेता और बंधकों के परिवार वाले गाजा पर हमले के खिलाफ हैं। 5 अगस्त को इजराइल में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया यायर गोलान ने IDF जमीर से कहा, हार मत मानो, उस लीडरशिप के खिलाफ डटे रहो जो हमें गाजा में एक एंडलेस वार में धकेल रहा है, ना समाप्त होने वाला युद्ध। इजराइल बेइतेनु पार्टी के नेता एविगडोर लिब्रामैन ने कहा, नेतन्याहू को बंधकों या सेना की परवाह नहीं है, वह सिर्फ सत्ता की हवस, सत्ता का सबसे बड़ा जो चस्का होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्षों को ही होता है। तो सत्ता की हवस में जंग को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि ये ना खत्म हो और उनकी सत्ता बनी रहे और वो प्रधानमंत्री बने रहे नेतन्याहू। इजराइल में जिन परिवारों के लोग हमास की कैद में हैं वह भी गाजा प्लान का विरोध कर रहे हैं। इजरायली ह्यूमन राइट्स ग्रुप ब्रेकिंग द साइलेंस ने भी इस प्लान की निंदा की है और कहा है कि वे बंधकों को मौत की सजा देने, सैनिकों को एक बेकार की लड़ाई में भेजने और गाजा के लोगों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने जैसा होगा और हो रहा है। तो ये नेतन्याहू की तानाशाही ट्रंप के पीठ पर हाथ रखने के कारण है और इस्लामिक देश भी विरोध कर सकते हैं। 5 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के एक ऑफिसर ने कहा है, अगर इजराइल गाजा में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस तेज करता है तो इसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। 31 जुलाई को सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। इसमें कतर, सऊदी अरब, मिस्र जैसे मुस्लिम अरब देशों सहित यूरोपीय यूनियन और अन्य 17 देशों ने एक घोषणा पत्र पर साइन किया था।
इसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन में शासन, कानून और सुरक्षा की व्यवस्था फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। जिनका देश है, जिनके लोग हैं, वो उनकी देखभाल करें, ना कि इजरायली करें, ना कि दूसरा देश करे। तो अरब देशों ने पहली बार गाजा में जंग रोकने के लिए हमास से हथियार डालने और अपना शासन खत्म करने की बात कही। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं, हमास और इजराइल के बीच सीजफायर के लिए कतर जैसे देशों ने मध्यस्थता की थी। कतर ने पहले भी कई देशों के बीच में मध्यस्थता की है, ये हमें अच्छी तरह ज्ञात है और हमारे पास उसके प्रमाण भी हैं। तो ऐसे में अगर इजराइल गाजा पर एक तरफा कब्जे की कोशिश करेगा तो अरब देश एकजुट होकर इजराइल का विरोध करेंगे। हालांकि इजराइल के लिए अब गाजा पर कब्जा करना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अधिकतर हिस्से पर 70 से 85% गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। मात्र 15 से लेकर 25% इलाका फिलिस्तीनियों के पास गाजा पट्टी के रूप में बचा है। तो ये कहना, हालांकि इजराइल के लिए अब गाजा पर कब्जा करना मुश्किल काम नहीं है, असली दिक्कत कब्जे के बाद शुरू होगी। तो पहले लड्डू खा लो, उसके बाद पेट खराब होगा तो देखी जाएगी। तो गाजा में करीब 5 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यह इंसानियत का कत्ल हो रहा है, यह ह्यूमैनिटी का कत्ल हो रहा है, जिसका हम डटकर विरोध करते हैं। तो गाजा पर इस्राएली कब्जा होने के बाद क्या दिक्कतें आएंगी? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इजराइल गाजा के पूरे इलाके पर कब्जा कर लेता है तो आगे क्या होगा, इसको लेकर कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। ऐसे में गाजा को लेकर 3 सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन इन तीनों में कुछ अड़चनें हैं। इजराइल गाजा की सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं, इजराइल इसकी कोशिश में है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तबाह हो चुके गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? अमेरिका देगा? इजराइल देगा? कौन देगा? तो सुशांत सरीन के मुताबिक कब्जे के बाद गाजा के लोग इजराइल के शासन का विरोध करेंगे। इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलेगा। वहीं फ्रांस और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के प्लान की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। ऐसे में गाजा को इजराइल में शामिल करना आसान नहीं होगा। बड़े इलाके में बफर जोन बनाकर बाकी गाजा को छोड़ दिया जाए। तो विवेक मिश्र के मुताबिक सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके की तरह ही इजराइल गाजा के एक बड़े इलाके पर कब्जा करके उसे अपना बफर जोन घोषित कर सकता है। सुशांत सरीन के मुताबिक फिलिस्तीनियों को वहां बसाने में समस्या होगी। गाजा को इसी हालात में छोड़ने से हमास फिर ताकतवर होगा, इजराइल पर उसके हमले का खतरा बना रहेगा। फिलिस्तीन को गाजा की सत्ता सौंप दी जाएगी। विवेक मिश्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल गाजा की सत्ता फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप सकता है, लेकिन फिलिस्तीनी नेताओं में आपस में ही मतभेद है। वहां पर 2-3 गुट सक्रिय हैं और एक गुट के पास सत्ता है और दूसरे गुट उसका विरोध करते हैं। इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो लेकिन फिलिस्तीनी नेताओं की आपस में मतभेद है, वहाँ चुनाव कैसे होंगे इसका कुछ पता नहीं है। सुशांत सरीन के मुताबिक फिलिस्तीनी नेता भी टेररिज्म को बढ़ावा देते रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि वह गाजा को टूरिज्म के लायक जगह बना सकते हैं, लेकिन टेररिज्म और टूरिज्म ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जैसा कश्मीर में हुआ, कश्मीर में 26 लोगों को मार दिया गया और टूरिज्म को इतना बड़ा धक्का लगा है कि आज कश्मीरी खाने के वांदे पड़ गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। वहां पर टूरिज्म 10 से 15% बचा है। 85% पाकिस्तान की कारस्तानी की वजह से वहां टूरिज्म खत्म हो चुका है। तो ये आतंकवादी यही चाहते हैं और इजराइल भी आतंकवादी देश है, फिलिस्तीन को खत्म तबाह कर देना चाहता है।
ये हमारे निजी विचार हैं। और गाज़ा में मौजूद स्थिति क्या है और क्या हो रहा है? इजराइल हमास में जंग शुरू होने से पहले गाज़ा में 21 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते थे। इसमें से लगभग 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो ब्रिटिश रेड क्रॉस के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास में जंग शुरू होने के बाद 5 अगस्त 2025 तक गाज़ा में 52,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। परंतु हमारे पास जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो 56,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 1 से 1,18,000 लोग घायल हुए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। और गाज़ा में 4.7 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं। वहाँ पर खाना नहीं है, उत्पादन नहीं है, किसी चीज़ का कारोबार नहीं है और वहाँ पर कोई उत्पादन हो नहीं रहा, बल्कि बम के गोले और मिसाइल छोड़ी जा रही हैं। गाज़ा को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। तो ये मानवीय मूल्यों का ये मरण है। हम इसका विरोध करते हैं और डटकर विरोध करते हैं। तो गाज़ा में जो कुल जनसंख्या का 22% है, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 1300 लोग खाने की तलाश के दौरान हमले या दूसरी वजहों से मारे गए हैं। कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी है। शर्म नहीं आती नेतन्याहू को, और ट्रंप को बेशर्म लज्जाहीन आदमी है दोनों। और गाज़ा में भुखमरी और कुपोषण तेजी से फैल रहा है। अस्पताल में एक कुपोषित बच्चे इसकी फोटो दिखाई गई है। गाज़ा शहर दूसरे आबादी के इलाकों में लगभग हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। वहीं गाज़ा में सत्ता पर काबिज हमास का संगठन बेहद कमज़ोर हो चुका है। इजरायली हमले ने इस्माइल हनीये, याह्या सिनवार, मोहम्मद दिएफ जैसे करीब 10 हमास लीडर एक के बाद एक करके मारे जा चुके हैं। तो इजराइल ने हमास के करीब 20,000 लड़ाकों को भी मार गिराया है। फिलहाल खालिद मशाल और खलील अल हया जैसे नेता के पास हमास की कमान है। मध्य पूर्व में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने बयान दिया था कि हमास हथियार डालने को तैयार है। हमास ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा है जब तक फिलिस्तीन को आज़ाद देश, यह ईरान की भी डिमांड है, तो और यरूशलेम को इसकी राजधानी नहीं बनाया जाता, तब तक वह पीछे नहीं हटेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हमास के पास करीब 15,000 लड़ाके हैं जो गुफाओं और सुरंगें बनाकर छिपे हुए हैं और इजरायली सैनिकों पर छापामार तरीके से हमला करते हैं। तो ये थी हमारी इजराइल और हमास और फिलिस्तीन की कहानी, जो बहुत बेदर्द और दर्दनाक के साथ साथ अमानवीय पक्ष भी हमने उसका उजागर किया है। और उसमें अमेरिका जो है वो अंधा बनकर नेतन्याहू का साथ दे रहा है। ट्रंप इस मामले में हम सीधी भाषा में कहें तो कातिल है, मर्डरर है, इंसानियत का कत्ल वो गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में कर रहा है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हुए कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बुलंद विचार जो हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम किसी से प्रभावित नहीं हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। जो बात ठीक होगी उसको हम उचित कहेंगे और जो गलत होगी उसको हम गलत कहेंगे। झूठ को झूठ और सच को सच कहना ये हमारी फितरत है, ये हमारा नैतिक स्वभाव है। हम किसी के प्रभाव में नहीं आते और हम किसी को अपने प्रभाव में लेते भी नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ, अपने पड़ोसियों, समाज के लोगों और जो आपके जानने वाले हैं
उनको हमारे नाम की सिफारिश करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी अथेंटिव सटीक जानकारी मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।